दें, इजरायल और ईरान के बीच जारी महायुद्ध लगातार और ज्यादा भयावह और खतरनाक होता जा रहा है। इजरायल के तेल अवीव में सायरन और धमाकों की आवाजों ने लोगों में दहशत बढ़ा दी है और शहर में जहां तक आपकी नजर जाए वहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान की राजधानी तेहरान में रिहायशी इलाकों पर हुए हमले के बाद विनाश की तस्वीरें सामने आ रही हैं और यही नहीं, इन हमलों में 1300 से ज्यादा ईरानी लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरानी रेड क्रिसेंट का यह भी दावा है कि देश भर में हजारों नागरिक इमारतें जिनमें घर, दुकानें और स्कूल शामिल हैं, इन हमलों से प्रभावित हुए हैं। वहीं लेबनान के बैरूत में इजरायली सेना ने हमले बहुत ज्यादा तेज कर दिए हैं। इजरायल लगातार हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। इस बीच दुबई में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान लगातार ड्रोन हमले कर रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें, फारस की खाड़ी में अमेरिका के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमले का दावा किया जा रहा है। हमले के लिए अमेरिका ने ईरान को दोषी ठहराया है और धमकी देते हुए ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की चेतावनी दी है। और इस बीच आपको बता दें, ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच 13 दिनों से जंग लगातार जारी है। पहले ही दिन सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद अब तक करीब 50 टॉप अधिकारियों के हमले में मारे जाने की खबर सामने आ रही है, दावा किया जा रहा है। इसके बावजूद ईरान दावा कर रहा है कि वो लंबे वक्त तक जंग लड़ सकता है। अल जजीरा के मुताबिक इसके लिए ईरान ने एक खास स्ट्रैटेजी भी बनाई है, जिसमें सेना का कमान किसी के पास नहीं बल्कि 7 छोटे छोटे हिस्सों में बांट दी गई है। देखिए, ईरानी विदेश मंत्री के मुताबिक ईरान ने करीब 20 साल तक अमेरिका के युद्धों का अध्ययन किया है। इससे सीखकर ऐसा सुरक्षा ढांचा, ऐसी लेयरिंग बनाई है सुरक्षा की, जिससे तेहरान पर हमला होने के बाद भी लड़ाई जारी रहेगी। इसके लिए ईरान ने खास स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसके बाद अगर दुश्मन टॉप लीडरशिप, सेंट्रल कमांड सेंटर या फिर बड़े हेडक्वार्टर पर हमला करके उन्हें नष्ट भी कर दे, तब भी बाकी सिस्टम टूटता नहीं है और लड़ाई जारी रखी जा सकती है। तो देखिए, ईरान ने कई सैन्य और प्रशासनिक पद के लिए पहले से उत्तराधिकारी तय रखे हैं, तो कई मामलों में 4 उत्तराधिकारी रखने की बात जो है वो कही जा रही है, जिसे 4th सक्सेसर कहा जाता है। इसका मकसद ये है कि अगर किसी नेता की हत्या हो जाए या संपर्क टूट जाए तब भी व्यवस्था चलती रहे। पहला सक्सेसर मारा जाए तो दूसरा मारा जाए तो तीसरा या चौथा तैयार रहे। और यही हुआ खामनेई की मौत के बाद, जब मुस्तफा को लीडर चुना गया। और ठीक ऐसे ही ईरान ने अपनी सेनाओं को 7 ग्रुप में भी बांट दिया है। ईरान ने अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग रोल दिए हैं, जैसे कि रेगुलर आर्मी यानी कि आर्टिश, जो सबसे पहले किसी खतरे को भांपती है और अटैक करती है, दुश्मन के एडवांस हमलों को स्लो करती है। और एयर डिफेंस यूनिट दुश्मन के छिपे होने की जानकारी देती है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर ईरान ने कई सैन्य और प्रशासनिक पद के लिए पहले से ही पूरी रणनीति जो है वो तैयार कर ली है। और देखिए, ठीक ऐसे ही ईरान ने अपनी सेनाओं को 7 ग्रुप में भी बांट दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग यहां पर रोल दिए हैं, जैसे कि रेगुलर आर्मी यानी कि आर्टिश, जो सबसे पहले किसी खतरे को भांपती है और अटैक करती है। देखिए, 7 ग्रुप में ईरान की ये पूरी नेटवर्किंग आपको समझ आएगी कि किस तरीके से यहाँ पर 7 लेयर की ये पूरी अटैक स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार की गई है। एडवांस हमलों को स्लो करती है। एयर डिफेंस यूनिट्स क्या करती है? एयर डिफेंस यूनिट दुश्मन के छिपे होने की जानकारी देती है और दुश्मन की एयर सुपीरियरिटी को आसमान तक रोकने की कोशिश करती है। इसके अलावा IRGC, ये अगली लेयर की बात कर लेते हैं। सबसे मेन रोल इसका होता है, देखिए, मुख्य ऑपरेशंस, लोकल रेजिस्टेंस सप्लाई लाइंस डिस्टरप्ट करना, शहरों, पहाड़ों और रिमोट इलाकों में फ्लेक्सिबल गुरिल्ला वॉर, ये इसकी खूबियों में आता है। इसके बाद आपको बता दें, अगला है बेसिस मिलिशिया। इसे 31 प्रांतों में डिवाइड किया गया है। लोकल कमांडर्स को ज्यादा ऑटोनॉमी मिलती है। नौसेना फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। मिसाइल फोर्स दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करके कहीं ना कहीं उसे रोकने की क्षमता इनमें है, ये इनका मेन काम होता है। इसके अलावा आपको बता दें, जो क्षेत्रीय नेटवर्क है उसका क्या काम होता है?